जय भारत, जय राजस्थान। वेलकम टू हिस्ट्री विद सुमन। क्या आपके मन में कभी यह सवाल नहीं उठता कि आखिर क्यों भारत के इतिहास को इतिहासकारों ने उसके वास्तविक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया? क्यों इतने गौरवशाली और वैभवशाली देश का इतिहास इतिहासकारों ने हमेशा तोड़ मरोड़ कर ही हमारे सामने रखा? क्यों भारत के इतिहासकार सदैव लेफ्ट विंग, राइट विंग या विदेशी लेखकों के प्रभाव से ही प्रभावित रहे हैं? आखिर क्यों हमारे इतिहास को ज्यों का त्यों हमारे समक्ष नहीं रखा गया? ऐसा भी नहीं है कि किसी इतिहासकार ने यह कोशिश नहीं की हो कि भारत के इतिहास का वास्तविक रूप दर्शाया जाए। कई इतिहासकार और उनकी कई पुस्तकें इस राह में मील का पत्थर साबित हुई है। इनमें से द स्केप्टिकल पैट्रियट सिदिन वाडुकुटकी और हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज इट हैपेंड फ्रेंकोइस गुटियर की, ये दोनों किताबें आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसने विश्व को दो महाकाव्य रामायण और महाभारत दिए, किंतु हमारी विडंबना यह है कि यहाँ के इतिहासकार इन दोनों महाकाव्यों के कथानक को काल्पनिक मानते हैं, जबकि उन इतिहासकारों के द्वारा होमर की द ओडिसी और होमर की द इलियाड महाकाव्य की ही मान्यता प्राप्त किए हुए हैं। खैर, जैसा कि बड़े बुजुर्गों का कहना है, बीती ताही बिसार के आगे की सुधिले, इसलिए हम भी पुरानी बातों का ज्यादा जिक्र न करते हुए वर्तमान में भविष्य के लिए यही कोशिश करें कि हम हमारी सांस्कृतिक धरोहर को, हमारे इतिहास को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखकर हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रदान करें। हमारे आज की कथा वस्तु वीरता, पराक्रम, शौर्य और स्वामी भक्ति की पराकाष्ठा की कथानक है, किंतु यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि पराकाष्ठा का यह कथानक हमारी पाठ्य पुस्तक से नदारद है, कहीं भी उसे जगह नहीं मिली है। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। हमारी आज की कहानी शुरू होती है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के दुर्ग से, जब रावल रतन सिंह का अपहरण कर उससे बंदी बना लिया गया था। जब यह बात महल में पहुंचती है तो सारे महल में अराजकता और अफरा तफरी मच जाती है। चित्तौड़ी योद्धाओं के सम्मुख सिर्फ दो ही विकल्प है, या तो वे अपनी महारानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष आत्मसमर्पण करने दें, अथवा रावल रतन सिंह को बचाने के लिए खिलजी की सेना पर आक्रमण बोल दे। चूंकि रावल रतन सिंह की सेना संख्या में खिलजी की सेना से काफी कम है और यह बात महारानी पद्मावती को भली भांति मालूम है, इसलिए एक ओर जहां चित्तौड़ के योद्धा व्यथित हो रहे हैं, वहीं महल में महारानी पद्मावती भी व्यग्र होकर चहलकदमी करते हुए इस विषम परिस्थिति से निकलने के लिए कोई उपाय खोज रही होती है। और इसी परिस्थिति में सोचते सोचते अचानक उनके दिमाग में एक नाम कौंधता है, और वह नाम है चित्तौड़ के सेना अध्यक्ष गोरा सिंह का। गोरा सिंह एकमात्र ऐसे योद्धा थे
जिन्होंने भरी सभा में रावल रतन सिंह का विरोध किया था। जब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रावल रतन सिंह के पास पद्मिनी को देखने के लिए, सिर्फ एक झलक रानी की देखने के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है, और काफी सोच विचार के बाद जब रावल रतन सिंह इस प्रस्ताव को मान लेते हैं, किंतु सेनापति गोरा, अकेले वे ही ऐसे योद्धा रहते हैं दरबार में जो इस बात का विरोध करते हैं, किंतु रावल रतन सिंह उनकी बात को नहीं मानते और भरी सभा में अपमानित महसूस करने के बाद गोरा सिंह चित्तौड़ को छोड़कर चले जाते हैं। यह बात सोचते सोचते रानी को ऐसा प्रतीत होता है कि काश अगर रावल रतन सिंह ने उस समय गोरा सिंह की यह बात मान ली होती तो आज चित्तौड़ को यह दिन नहीं देखने पड़ते। क्योंकि अगर गोरा सिंह महल में रहते तो सर्वप्रथम तो अलाउद्दीन खिलजी को महल में आने ही नहीं देते, और यदा कदा अगर अलाउद्दीन खिलजी आ भी जाता तो गोरा सिंह, जो सदैव महाराज के साथ साये की भांति रह रहे थे, उनके रहते खिलजी कभी यह हिमाकत नहीं करता कि वह रावल का अपहरण कर उसे बंदी बना ले। खैर, अब जो होना था वह तो हो चुका था। अब जरूरत थी इस विषम परिस्थिति से निकलकर रावल को सकुशल चित्तौड़ वापस लेकर आने की। रानी तुरंत अपने कुछ प्रमुख अंगरक्षकों के साथ गोरा सिंह की खोज में निकल पड़ती है। और वहीं दूसरी ओर जब गोरा को इस घटनाक्रम का पता चलता है तो महल में हुए उस अपमान को वे भूल चुके होते हैं और उनमें देशभक्ति और स्वामी भक्ति की भावना जाग जाती है। वह लपट इतनी तेज है, स्वामी भक्ति और देशभक्ति की वह आग इतनी तेज है कि वे अकेले ही अपनी तलवार के बल पर रावल रतन सिंह को खिलजी की कैद से छुड़ाने का प्रण कर हाथ में तलवार लिए उग्र रूप से निकल जाते हैं। एक तरफ जहां गोरा सिंह हाथ में तलवार लिए जा रहे हैं, वहीं अकस्मात सामने से रानी का घोड़ा उनके सामने आकर रुकता है। रानी को इस तरह देख एक बार तो गोरा सिंह हतप्रभ रह जाते हैं, वहीं दूसरी ओर गोरा सिंह का यह उग्र रूप देख रानी हतप्रभ रह गई। उन्हें लगता है कि शायद अभी भी उनके मन में अपमान की वह आग जल रही है जो महाराज द्वारा उन्हें राजसभा में महसूस हुआ था। और इस कारण महारानी उनके सामने जब कुछ बोलने का प्रयत्न करती है तो बड़ी विनम्र हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो किस प्रकार गोरा के सामने अपनी बात रखे। और इस घटना को पंडित नरेंद्र मिश्र ने बहुत ही सुंदर रूप से अपनी कविता द्वारा चित्रित किया है। बोली पद्मिनी समय नहीं है, बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का। अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे। जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा वह माफ करो सेनानी। यह कह गोरा के चरणों में झुकी पद्मिनी रानी। देखिए भारत की संस्कृति और सभ्यता को कि इतनी विषम परिस्थिति में इतने दिमाग में महारानी के झंझावात जल रहे थे, किंतु वह अपनी सभ्यता नहीं भूली। गोरा सिंह जो पद में सेनाध्यक्ष थे किंतु उम्र में महारानी के बुजुर्ग थे, तो महारानी पद्मिनी उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए बड़े विनम्र भाव से उन्होंने गोरा सिंह से प्रार्थना की थी। और वही गोरा सिंह जिन्होंने उम्र को मान्यता न देते हुए पद को मान्यता दी और चरणों में गिरी हुई महारानी को उठाते हुए उन्होंने जो वाक्य कहे हैं उसे दोहराने के लिए हम पुनः मिश्र जी की कविता का ही सहारा लेंगे। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा,
यहाँ गोरा महारानी को ढांढस बंधाते हुए एक शपथ भी देते हैं और कहते हैं, जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक, राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। और यह बात तो जग जाहिर है कि राजपूती योद्धा अपना सर भले ही धड़ से अलग होने दे, किंतु वे अपनी जबान से नहीं भटकेंगे। और जब गोरा ने रानी को यह सांत्वना दी, तो उनके मन में जो विक्षिप्तता थी, जो मानसिक अवसाद था, कई हद तक वह थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि अब उन्हें बिल्कुल भरोसा था गोरा की बात पर। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रभंजक भी न रोक पाएंगे। और इतना कह गोरा सिंह महारानी को साथ लेकर महल की ओर लौट आते हैं। महल में पहुंचने पर उन्हें एक विचित्र ही कोलाहल सुनाई देता है। जब वे घटनास्थल की ओर पहुंचते हैं, तब पता चलता है कि एक 12 वर्षीय किशोर जो महल में खड़ा है और उसे घेरकर प्रायः राजपूताने के सभी वीर योद्धा और सैनिक खड़े हैं और सब मिलकर एक ही स्वर में उस बालक को एक ही बात समझा रहे हैं, किंतु वह बालक अपनी बाल हट पर अड़ा हुआ है। जब गोरा सिंह वहां पहुंचते हैं और स्थिति का जायजा लेते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वह नन्हा बालक एक बाल हट लिए बैठा है, कि वह टुकड़ी जो अलाउद्दीन के खेमे से रतन सिंह को मुक्त कराने के लिए जा रही है ताकि सकुशल राणा वापस चित्तौड़ आ सके, वह नन्हा बालक भी उसी टुकड़ी में शामिल होना चाहता है। और सारे वीर योद्धा उसे यही समझा रहे थे कि यह बच्चों का खेल नहीं, ये तो योद्धाओं का पराक्रम है। स्थिति को देखते हुए गोरा सिंह, वह बालक जो 12 वर्ष का था, उसका नाम है बादल, और वह गोरा सिंह का भतीजा है। तो गोरा सिंह उस वीर के पराक्रम से जितनी भली भांति परिचित है, अन्य कोई तो होगा नहीं। और स्थिति की नजाकत को देखते हुए गोरा सिंह अपने भतीजे की वीरता और पराक्रम को बताते हुए कहते हैं कि इसे बालक समझकर कम आंकना कहीं गलत ना हो, क्योंकि जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में पांडवों की सेना में अभिमन्यु सबसे कम उम्र के योद्धा थे, किंतु वीर अभिमन्यु ने जो इतिहास रचा वह किसी रथी, महारथी या अधिरथी के बस का नहीं। उसी प्रकार हो सकता है हमारी इस सेना का बादल ही अभिमन्यु हो। और कहते हैं ना, कभी कहीं बात कब कहां जाकर किसे लग जाए। अभिमन्यु शब्द से जो उन्होंने बादल का समन्वय करते हुए बादल को बताया, देखिए भविष्य में उसका क्या परिणाम होता है। गोरा, महारानी पद्मावती और कुछ अन्य प्रमुख अधिकारी मिलकर एक योजना बनाते हैं और उस योजना के अंतर्गत वे अलाउद्दीन खिलजी को एक पैगाम भेजते हैं कि महारानी पद्मावती अपनी 700 सखियों के साथ अलाउद्दीन के समक्ष प्रस्तुत होने को तैयार है, किंतु महारानी की एक शर्त है। शर्त यह है कि खिलजी के समक्ष समर्पण से पूर्व उन्हें अपने पति रावल रतन सिंह से एकांत में मिलने का मौका दिया जाए। यह पैगाम जब अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचता है तो खुशी और आश्चर्य मिश्रित अवस्था में वह कुछ तय ही नहीं कर पाता और वह तुरंत हामी में जवाब दे देता है, किंतु वहीं अलाउद्दीन
खिलजी का सेनापति जफर, जो राजपूतों की कूटनीति, सूझबूझ, शौर्य, वीरता और पराक्रम से अलाउद्दीन से कई गुना ज्यादा परिचित था, उसे यह बात पता नहीं क्यों हलक से नीचे ही नहीं उतरती कि वे राजपूत जो अपनी मातृभूमि के लिए, अपने स्त्रियों के गौरव की रक्षा के लिए मर मिटते हैं, आज वे आत्मसमर्पण के लिए कैसे तैयार हो गए। वह अलाउद्दीन खिलजी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, किंतु जैसा जग विदित है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है और चित्तौड़ का वह इतिहास इतनी जल्दी अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में दोहराया जाएगा किसी ने नहीं सोचा। और खिलजी भी जिस प्रकार रावल रतन सिंह ने गोरा की बात नहीं मानी, उसी प्रकार खिलजी ने भी अपने सेनापति जफर की बात को मानने से इनकार कर दिया। किंतु जफर तो जफर था, उसने खिलजी को बताए बिना गुप्त रूप से सेना की एक टुकड़ी को युद्ध के लिए तैयार कर रखा था। और यहाँ जब चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी का प्रस्ताव वापस पहुंचता है कि उन्होंने हामी भर ली है, रातों रात 700 पालकियां सजकर चित्तौड़ से रवाना होने के लिए तैयार रहती है। और सुबह की पहली किरण के साथ ही, सुबह की पहली किरण होते ही मेवाड़ के योद्धा, जिनमें गोरा और बादल प्रमुख थे, गोरा उस सेना का सेना अध्यक्ष बनकर जाता है। वह बादल को बुलाकर मातृभूमि चित्तौड़ को प्रणाम करके उसकी रज को माथे पे लगाने के लिए कहता है, क्योंकि बादल का तो यह पहला ही अवसर था जब वह युद्ध में जा रहा था। उसे तो युद्ध के इतने नियम और कायदे मालूम नहीं थे। गोरा बादल के अंतस में, गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योति की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर, कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुभट अभिमानी, देशभक्त की निकल पड़े लिखने वो अमिट कहानी। देखिए उन वीर योद्धाओं का शौर्य और साहस, क्योंकि उनमें से सबको यह पता था कि शायद ही वे पुनः लौटकर अपनी मातृभूमि का दर्शन कर पाएंगे। किंतु उनके मन में कहीं भी डर या कायरता का भाव नहीं था, बल्कि हर हर महादेव और जय भवानी का नारा गुंजाते हुए गोरा के नेतृत्व में पालकियों का वह कारवां निकल पड़ा। एक एक पालकी में एक एक सूरमा योद्धा स्त्रियों की पोशाक में तलवार लिए बैठा था, और हर एक पालकी को 4 या 6 कहार ढो रहे थे। वे कहार भी साधारण कहार नहीं, बल्कि संपूर्ण मेवाड़ के गिने चुने मुख्य प्रमुख योद्धा थे। अब पालकियों का यह कारवां चलता है और चलते चलते पहुंच जाता है अलाउद्दीन खिलजी के खेमे के पास। और वहीं दूर से जफर, जो उस मार्ग पर अपनी आंखें गड़ाए टकटकी लगाए लगातार देख रहा था, उसे दूर से ही जब धूल उड़ती नजर आती है और पालकियों का वह कारवां दिखता है, वो अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से जब उन कहारों का अवलोकन करता है, तो उनके शारीरिक गठन, उनकी चाल ढाल, उनकी ग्रीवा और उन कहारों के नैन नक्श, जैसे एक योद्धा दूसरे योद्धा को पहचानता है, वैसे ही एक सेनानी दूसरे सेनानी को पहचानने में कभी भूल नहीं करता। और जफर ने भी वह भूल नहीं की, वह पहचान गया कि इन कहारों के रूप में चित्तौड़ के योद्धा ही आ रहे हैं, और वह अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दे देता है। इधर जब गोरा के अध्यक्ष में सेना बटालियन पहुंचती है और पालकियों का वह कारवां खिलजी के खेमे में पहुंचता है, तो वह पालकी जिसमें महारानी पद्मावती बैठी थी, तथा कथित महारानी पद्मावती बैठी थी, गोरा स्वयं उस पालकी का संरक्षण करते हुए उसे लेकर आए थे। और शर्त के अनुसार वह पालकी सीधे रावल रतन सिंह के शमियाने में पहुंचा दी जाती है।
और उस पालकी से निकलती है महारानी पद्मावती। जी नहीं, महारानी पद्मावती के भेष में एक कुशल लोहार, जो बड़ी ही कुशलता से चंद मिनटों में रावल रतन सिंह की बेड़ियां काटकर उन्हें मुक्त करा देता है। तय कार्यक्रम के अनुसार खेमे के बाहर राजपूती सैनिक घोड़ा लिए रावल रतन सिंह का इंतजार करते हैं और गुप्त मार्ग से सैनिक रावल रतन सिंह को लेकर निकल जाते हैं और उनके साथ ही जाने के लिए तैयार रहती है राजपूती सेना की एक छोटी टुकड़ी। क्योंकि जिस प्रकार जफर ने गोरा को आंकने में कोई गलती नहीं की थी, उसी प्रकार गोरा सिंह भी जफर के सूझबूझ और दूरदर्शिता से भली भांति वाकिफ थे। वे भी गोरा को यूं हल्के हाथों नहीं ले रहे थे। राजपूती वह दल जो रतन सिंह को लेकर रवाना होने वाला रहता है, उस दल से गोरा बादल सिंह को बुलाकर एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपते हैं जो शायद किसी ने न सोची होगी कि उस नन्हे बालक के कंधे पर गोरा सिंह, जो इतने पराक्रमी, वीर और सबसे बड़ी बात है कि उनकी दूरदर्शिता बहुत अच्छी थी, उन्होंने इतने सैनिकों में बादल को उस योग्य समझा और उसे यह जिम्मेदारी सौंपते हुए कहते हैं, बोले बेटा वक्त आ गया, बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि में वाड़ धरा का दूध सफल करने का। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी शान न जाने पाए। और अपने काका द्वारा दिखाए गए इस भरोसे के जवाब में, इस जिम्मेदारी को लेते हुए बादल का जवाब तो अविस्मरणीय है। बादल कहता है, ऐसा ही होगा काका, ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। और ऐसा कह अपने काका के गले मिल वीर बादल सेना की उस टुकड़ी के साथ निकल जाता है और पीछे रह जाते हैं सेनापति गोरा और चित्तौड़ के कुछ महान योद्धा। गोरा जैसे ही अलाउद्दीन के खेमे की ओर पहुंचता है, अलाउद्दीन की सेना उन पर आक्रमण कर देती है और गोरा सिंह और उनके साथ में सारे राजपूती सैनिक मिलकर गाजर मूली की भांति शत्रुओं को काटते हुए खिलजी के खेमे की ओर बढ़ते हैं। गोरा स्वयं मानो महाकाल बनकर रण में डटे हुए थे। वे दुश्मन पर टूट पड़ते हैं और खिलजी के शमियाने में पहुंचकर जैसे ही वे खिलजी पर वार करने वाले होते हैं, उसी समय जफर धोखे से आकर गोरा सिंह की जांघ पर प्रहार कर देता है। जांघ पर हुए इस प्रहार से गोरा तिलमिलाकर जैसे ही पलटवार करने वाले होते हैं, पीछे से जफर तलवार से उनका सर धड़ से अलग गिरा देता है। और ऐसा लोक कथाओं और राजस्थान की किंवदंतियों में है कि कटे हुए सर के बावजूद गोरा का जो हाथ तलवार लिए उठा रहता है, वह जब नीचे गिरता है तो जफर को दो टुकड़ों में बांट देता है और गोरा का वह धड़, सर विहीन वह धड़ आसपास के सारे शत्रुओं को मारकर तब तक रण क्षेत्र में डटा रहता है जब तक वह रण क्षेत्र शत्रु विहीन न हो जाए और अंत में धराशायी होकर गोरा का धड़ रणभूमि में गिर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर रावल रतन सिंह, जो सेना के साथ चित्तौड़ की ओर प्रस्थान कर रहे होते हैं, खिलजी के कुछ सैनिक उनके पीछे भी पड़े रहते हैं और उनके पीठ पर वार कर करके वह एक एक राजपूती सैनिक को गिराने लग जाते हैं। और एक समय तो ऐसा आता है
लगता है मानो अब वे रावल रतन सिंह के घोड़े को पकड़कर उन्हें पुनः बंदी बना लेंगे। लेकिन तभी अचानक बिजली से कौंधते हुए पता नहीं कहां से बादल उन आतताइयों के बीच आ जाता है और वह अकेला ही उस समर भूमि में उन सारे शत्रुओं को रोके रखता है। किंतु यहाँ भी खिलजी के सैनिक फिर से छल का प्रयोग करते हैं और एक सैनिक बादल के पीठ पर वार करता है और वहीं तुरंत सामने से दूसरा सैनिक भाले से उसके पेट को छेदते हुए बादल की अतड़ियों को बाहर निकाल देता है। किंतु वह वीर अपने पराक्रम से डगा नहीं, उसका पथ बिल्कुल भी नहीं डिगा। तुरंत एक पल की देर किए बिना वह अपने सर का साफा खोलकर अपने पेट को बांधता है और उन सारे शत्रुओं को खेद कर डालता है। छत विक्षिप्त अवस्था में बादल माटी में गिर पड़ता है, किंतु उसकी आंखें बंद नहीं होती। वह अपलक अपनी आंखों को टकटकी लगाए उसी ओर देखते रहता है जिस पथ से होते हुए रावल रतन सिंह चित्तौड़ दुर्ग की ओर जा रहे होते हैं। कहते हैं जैसे दिया बुझने से पहले एक बार टमटमाते हुए अपनी लौ को तेज करता है, उसी प्रकार बादल भी अपनी आंख को थोड़ा फैलाकर गौर से उस दुर्ग की ओर निहारते हुए अपनी पलकों को तब तक नहीं बंद करता जब तक वह नहीं देख लेता कि रावल रतन सिंह का घोड़ा दुर्ग की परिकोटी में पहुंच चुका है। और यह दृश्य देखते ही वह वीर अपनी मातृभूमि को अंतिम प्रणाम कर सदा के लिए अपनी आंखें मूंद लेता है। और कहना न होगा, अपने काका को दिए हुए वचन को मरते दम तक उस वीर ने निभाया और जब तक रावल रतन सिंह सकुशल चित्तौड़ के परिकोटी में न पहुंच गए उसने अपनी आंखें न मूंदी। धन्य है गोरा, धन्य है बादल, धन्य है भारत भूमि, धन्य है गोरा बादल की जननी।